टी रह गई। सामने देखो, क्या ऐसा नजारा कहीं देखा है? विक्रांत ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बात सुन शौर्य और मधुकर ने जब सामने ताल की तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। ताल के पानी में कुछ लड़कियां थीं जो सफेद साड़ी पहनकर पानी में तैर रही थीं। तभी विक्रांत को याद आया कि इन लड़कियों की साड़ी और उस जंगल में मिली लड़की की साड़ी एक ही जैसी थी। पूरे ताल के आसपास भी वही खुशबू फैली थी। ताल में नहा रही लड़कियों की साड़ी कुछ इस तरह से लिपटी हुई थी कि उनके शरीर की बनावट साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। इस दृश्य को देख कोई भी अपना सब कुछ भूल सकता था, और यही हो रहा था विक्रांत और उसके दोस्तों के साथ। सब खामोशी से बस उस नजारे को अपने दिलो दिमाग में लंबे अरसे तक उतार लेना चाहते थे। तभी मधुकर धीरे से पूछ बैठा, भाई, इतनी ठंड के मौसम में और ताल के ठंडे पानी में ये चारों क्या कर रही हैं? ये सुन शौर्य ने झल्लाते हुए उसके मुंह पर हाथ रख दिया और फिर विक्रांत ने ताल की तरफ देखकर कहा, चुप रहो, वो जो भी कर रही हैं उन्हें करने दो। ये नजारा कहां हमें रोज रोज देखने को मिलेगा। ये बोलते ही तीनों के बीच फिर खामोशी छा गई। शाम ढलने वाली थी और विषानियों का रहस्यमय स्नान अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। ये रहस्यमय स्नान विषानियों के लिए एक प्रक्रिया थी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। ये स्नान बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता था और इसे देखना किसी के लिए भी वर्जित था। ताल लीला के बाद अब लड़कियां ताल से निकल भीगी साड़ी में ही वहां से जाने लगी। ये लोग तो जाने लगी, विक्रांत ने थोड़ा चिल्लाकर कहा। वो सारी लड़कियां अभी आगे बढ़ ही रही थीं कि तभी विक्रांत ने महसूस किया कि उन लड़कियों में से एक ने उसकी आवाज सुन ली है। इधर विक्रांत कुछ समझ पाता या कुछ बोल पाता, इससे पहले उस लड़की ने अपना सिर हिलाकर विक्रांत की तरफ देख कुछ इशारा किया। उस वक्त हल्की सी मध्यम रोशनी थी। विक्रांत उस लड़की के इशारे को समझ गया और उस इशारे को समझते ही विक्रांत खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने मुझे इशारे से अपने पीछे बुलाया है, मन में कहते हुए विक्रांत झाड़ियों से बाहर निकला और उन लड़कियों के पीछे जाने लगा। उसने अभी कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि तभी उसके दोनों दोस्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहां भाई, अब कहां? हमें बस ये नजारा देखना था, शो खत्म, अब चलो यहां से भाई, अंधेरा होने को है। तुमने सुना नहीं कि अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई भी मर्द नहीं रुकता, जो रुका सो पागल हो गया। पर विक्रांत कहाँ मानने वाला था। वो तो अब तक उस लड़की की खूबसूरती में खो चुका था। उसने दोनों पर झल्लाते हुए कहा, भाई अब कुछ मत बोलो, चलना है तो साथ चलो वरना चले जाओ, मैं तो चला उनके पीछे। विक्रांत के इतना कहने के बाद दोनों खामोश हो गए और दोनों विक्रांत के पीछे पीछे बेबस होकर सामने कच्ची सड़क की तरफ जाने लगे जिस तरफ वो लड़कियां गई थीं। थोड़ी देर बाद तीनों जब उस रास्ते पर आगे तक गए तो सामने उन्हें एक बहुत बड़ा भवन दिखा। उस भवन को जंगल के बीचों बीच देख तीनों बुरी तरह से चौंक गए। इतना बड़ा भवन कोई सोच भी नहीं सकता इस जंगल में। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मधुकर ने घबराते हुए उस भवन को देखते हुए कहा। भाई ये भवन ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा टाउनशिप है, शौर्य ने कहा। ये दोनों जहां भवन को देख शॉक्ड थे तो वहीं विक्रांत की नजरें उन लड़कियों पर थी जो अभी अभी मेन गेट से भवन के अंदर चली गई थी। तभी विक्रांत ने देखा कि वो चारों लड़कियां सामने के बड़े दरवाजे से अंदर जा रही हैं। उनको अंदर जाते देख विक्रांत दौड़कर भवन के दरवाजे के पास गया।
वो आगे कुछ समझ पाता तभी वहां पर दो औरतें आईं और विक्रांत को सामने से हटाते हुए कहा, इस वक्त अंदर आना सख्त मना है और मर्दों को तो इस वक्त यहाँ होना भी नहीं चाहिए। चलिए जाइए यहाँ से। आपको नहीं पता शाम होते ही सारे मर्द भवन से निकल जाते हैं? सुबह आइएगा, अब जाइए। विक्रांत ने जब ये सुना तो वो थोड़ा निराश हो गया। उसने अपनी तरफ से कोशिश करते हुए कहा, देखिए आप लोग गलत मत समझिए, मैं 1 मिनट में बाहर आ जाऊंगा, मुझे अंदर जाने दीजिए। आप मेरी अच्छी तरह से तलाशी ले लीजिए, पर मुझे अंदर जाने दीजिए। तभी दूसरी औरत ने दूर खड़े शौर्य और मधुकर की तरफ देखकर कहा, अपने इस दोस्त को समझाओ, मना करने के बाद भी अपनी जिद पर अड़ा है। अरे यार, इसके ऊपर भी कौन सा भूत सवार हो गया। चल, शौर्य ने कहा और विक्रांत को वहां से ले जाने लगा। पागल हो गया क्या? लेकिन विक्रांत कहाँ मानने वाला था। उसकी जिद आज दी गई चेतावनियों पर भारी पड़ चुकी थी, इसीलिए वो किसी भी हालत में भवन के अंदर घुसना चाहता था। उसने थोड़ी सख्ती से शौर्य को कहा, देखो मुझे अंदर जाना है, अगर तुम दोनों को नहीं आना तो मैंने पहले भी कहा है, चले जाओ, मैं बाद में खुद आ जाऊंगा। विक्रांत की जिद के आगे शौर्य और मधुकर ने हाथ जोड़ लिए और एक साथ कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर दोनों वहां से निकल गए। विक्रांत, जो कि आज किसी भी तरह अंदर जाने की जुगाड़ में था, वो रास्ता ढूंढते हुए भवन के पीछे पहुंच गया। शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था, इसलिए इतनी मनाही के बावजूद भी उसे अंदर जाने का एक रास्ता मिल ही गया। वो सबकी नजरों से छिपता छिपाता दबे पांव पीछे के रास्ते से अंदर पहुंच गया। भवन में घुसते ही विक्रांत ने महसूस किया कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया है। भवन की मोटी मोटी दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बनाए गए थे। भवन का एक एक कोना उसे किसी अलग दुनिया का आभास करा रहा था। उस बड़े से भवन में छोटे छोटे कमरे मौजूद थे और हर कमरे से हर गलियारा ऐसे जुड़ा था मानो कोई भूल भुलैया हो। तभी उसने अपनी नजरें घुमाई और उसने जो देखा, उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी।